क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं अकाल पुरुष गांधी के, भारत की एकता के, विवर्त के, धरती के फूल के। तो मेरे प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं भारत की एकता के। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। धरती के फूल कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। विवर्त विवर्त मेरे प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अकाल पुरुष गांधी जी, ये भी जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ख है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुव स्वामिनी, आत्मने पद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आत्मने पद निबंध है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय का। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का गा है आलोचना साहित्य कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई, जयशंकर प्रसाद। तो आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घ है चंद्रकांता संतति कृत की विधा है। यानी चंद्रकांता संतति विधा कौन सी है? निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो ये उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रकांता संतति उपन्यास विधा की रचना है, और ये किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री की। रूपक रहस्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। तो रूपक रहस्य के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों श्याम सुंदर दास। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति नहीं है, रचना नहीं है। चौखे चौपदे है, प्रिय प्रवास भी है, वैदेही वनवास भी है। चित्राधार नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 2 का खा है निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। सिद्धराज है, अनग भी है, अपने अपने अजनबी, प्रादक्षिणा। तो सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की रचना है, अनग भी मैथिली शरण गुप्त की है, और प्रादक्षिणा भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अपने अपने अजनबी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपने अपने अजनबी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पिंजड़े की उड़ान किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की, यशपाल की, शमशेर बहादुर सिंह की, नागार्जुन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यशपाल सही हो जाएगा। पिंजड़े की उड़ान यशपाल की रचना है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1951 बताना है। तीसरा सप्तक पूछ ले तो बताना है 1962। चौथा पूछ ले तो 1979 बताना है। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है द्विवेदी युग की समय सीमा है 1868 से 1900 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1922 तक, 1938 से 1943 तक। तो 1900 से 1922 तक तार सप्तक द्विवेदी युग की समय सीमा है मेरे प्यारे बच्चों 1900 से 1922 तक। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के गद्यांश 10 अंक का पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, और ये गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योआश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की
प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाले भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। तो यहाँ पर देखिए भाषा शब्द मिल गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप पकड़ लीजिए किस चैप्टर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन से हम यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आपको 2 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। फिर है दूसरा प्रश्न, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है? नित्य नूतनता क्या सूचित करती है? तो आपने अभी पढ़ा था, नित्य नूतनता किसी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। यह दर्शाती है कि सर्जक ने कुछ नया और मौलिक रचा है जो समाज और जनता के लिए स्वीकार्य होता है। फिर प्रश्न नंबर तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, भाषा के सशक्त माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह तब सशक्त बनती है जब वह अपने युग अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है चौथा, परंपरागत और अभिव्यक्ति शब्दों का अर्थ लिखिए। तो परंपरागत का अर्थ है पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने वाली, और अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी भावना, विचार या विचारधारा को प्रकट करना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है उसकी करना है आपको व्याख्या। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। गद्यांश का रेखांकित अंश यह बताता है कि किसी की सड़ी गली मान्यताओं और पुरानी रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ समाज कभी भी प्रगति नहीं कर पाता। इसी प्रकार पुरानी परंपराओं और शैलियों पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में असमर्थ रहती है। इसीलिए भाषा को प्रगतिशील और समय अनुकूल होना चाहिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म अथवा विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्र शब्द मिल गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वरदान से वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। तीसरा है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गद्यांश का आशय यह है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व है और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बने रहे। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है जिसमें अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं? तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को गौरव के साथ धारण करते हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों जिसकी रेखा खींची हुई है उसकी करना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। रेखांकित अंश में यह बताया गया है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है, का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का है। तो सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ते हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगे। कैकेयी मतलब स्थिर बैठी हुई थी लेकिन उसके मन में प्रश्नों के असंख्य तरंग उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। जो रानी कैकेयी कभी सिंहनी के बाद दहाड़ा करती थी आज वो गोमुखी गंगा के समान शांत बैठी है। कहती है कैकेयी, हाँ जानकर भी मैंने ना भरत को जाना, मैंने भरत को जन्म देकर भी ना समझ पाई। सब सुन ले तुमने अभी स्वयं यह माना, और यह सब सुने अभी कि तुमने अभी यह स्वयं माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अगर यह बात सच है तो तुम घर को लौट चलो।
अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी, हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ क्या है? दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? पर हम अबला स्त्री, बलहीन स्त्री के लिए और कौन सा रास्ता है? तो इसको आपने पढ़ा होगा, कैकेयी के अनुताप से लिया गया है ये, और मैथिली शरणगुप्त इसके कवि हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कैकेयी के किस रूप का वर्णन किया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में विधवा कैकेयी श्वेत वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो पूरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी कैकेयी के मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। कभी सिंगनी से प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भाव से भरी थी। अगला प्रश्न तीसरा, सिंघनी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? सिंघनी और गौमुखी गंगा से अभिप्राय यह है कि सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी अब गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो चुकी थी। कैकेयी के बदलते स्वभाव की कवि ने कल्पना की है। इसी कारण पहले प्रसंग में उसे सिंघनी और वर्तमान रूप के लिए गौमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रही है? तो घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से आग्रह कर रही है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। फिर अथवा करके दिया है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा पवन से कहती है कि यदि मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कहीं सूखी हुई मलिन लता धरा में यानी पृथ्वी पर पड़ी हो तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस लता को श्री कृष्ण के पांव के पास ला करके गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो सूखने नित्य जाना। प्रे और इस प्रकार से तुम बता देना कि प्रेम से वंचित होकर के राधा किस प्रकार से मलिन होकर के नित्य सूखती जाती है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा है। राधा कहती है कि यदि कोई नवीन वृक्ष का पत्ता पीला पड़ रहा हो तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने लाओ उसे, तो उस पीले पत्ते को प्यारे श्री कृष्ण के सामने ला करके रख देना और धीरे धीरे संभल रखना, यूं उन्हें बताना, और उस पत्ते को धीरे धीरे संभाल कर रखना। इस प्रकार उन्हें बताना कि प्रेषित पति का नायिका राधा किस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर के, वियोग में व्याकुल होकर के पीली होती जा रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? पवन दूतिका से लिया गया है और इसके पाठ के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के पांव के पास गिरा देने को कहती है। फिर अगला प्रश्न है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है? सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती है कि वह प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही है। प्रोसिता से में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता ही दिया है। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में उत्तर देना है आपको। 5 अंक का है। हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से हम देखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। जैसे मैंने लिखा है सेम आपको लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय, इसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, इसके बाद प्रमुख रचनाएं। ठीक है, सेम आपको इसी प्रकार लिखना है, पूरे 5 अंक मिलेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी उत्तर 80 शब्द में देना है और 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय, फिर आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है और फिर रचना हेडिंग डाल करके लिख देना है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो 80 शब्द में है और 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारांश देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में लिखा है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। तो एक खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है, तो आप इसे तैयार। के बाद है खंड खा। क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है, 5 अंक संदर्भ के लिए और 2 अंक अनुवाद, 5 अंक अनुवाद के लिए और 2 अंक संदर्भ के लिए। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। धन्यो अयम भारत देशा, धन्य है यह भारत देश, यत्र समुल्लिसत जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान से निखले हुए वांग्यम अस्य वांग्यम सर्वश्रेष्ठ सुपन्नम चा वर्तते। यानी वर्तमान
विद्यमान वर्तमान साहित्य समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है, यानी हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। चारों वेद, चत्वारों वेदा माने चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि 18 पुराण, अन्नानि च और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव इसी भाषाया माने भाषा में लिखतान संत लिखे गए हैं। यहाँ पर आप संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत देवदर्शिका के संस्कृत भाषा महात्म नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद यहाँ अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि दो पूछता है, एक आपको करना रहता है। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय चा शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय के म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। युवक मालवीय शौकीन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों के मनान से माने मन को आमोहित माने मोह लिया। संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का भी है। सुखार्थीन कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद मैंने लिखा देख सकते हैं। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि इसमें भी दो पूछता है, एक करना रहता है। जल बिंदु निपेतेन, यानी जल की बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सर्व विधाना माने सभी विधानों में, धर्मस्य और धर्म और धन का सा हेतु माने यही कारण है। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दोष का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक का है। सुर भारती के नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। सुर भारती संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। कात्यायनी कस्य पत्नी आसीत्, तो कात्यायनी याज्ञवल्क्य कस्य पत्नी आसीत्। हंसपोतिका कस्य दुहिता आसीत्, तो हंसपोतिका स्वर्ण राजस्य दुहिता आसीत्। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दयानंदस गुरु का आसीत, तो बिरजानंद महर्षि दयानंदस गुरु आसीत। 10 का खा गा है। रस अलंकार छंद से, वीर अथवा शांत रस, रूपक अथवा अतिशयोक्त अलंकार, चौपाया अथवा रोला छंद। ठीक है, तो इसको आप तैयार करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। 9 नंबर का है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है, किसी मेले को आंखों देखा वर्णन, विज्ञान के चमत्कार, निज भाषा उन्नति है, समुन्नत को मूल। ठीक है, तो ये आपका निबंध है, तो निबंध आप तैयार करेंगे। इसके बाद 12 का पहला है, गायिका का संधि विच्छेद, तो गय प्लस अका होता है गायिका का संधि विच्छेद। इसके बाद है रामस सेते का संधि विच्छेद होगा रामस प्लस सेते। इसके बाद में है उच्चारण में संधि है। उच्चारण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। उच्चारण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है। इसके बाद है खा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास का नाम लिखिए। यथाशक्ति में समास है अव्ययीभाव, नील कमलम में समास है कर्मधाराय, चंद्रशेखर में है बहुब्रीहि। इसके बाद 13 नंबर है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र अथवा अपने मोहल्ले की नाली की सफाई और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये 8 नंबर का है। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो दत्वा में दा धातु है और अक्त प्रत्यय है। ठीक है। पूजता में पूज धातु है और अक्त प्रत्यय है। स्नाता में अस्ना धातु है और अक्त प्रत्यय है। इसके बाद है दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। पठनिया, बुद्धिमाना, गता। तो अनियर, पठनिया में अनियर प्रत्यय है, कौन सा है? अनियर। और बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय है, कौन सा है? मतुप। गता में अक्त प्रत्यय है। इसके बाद में है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करें। 2 अंक का है, ग्रामम अभिता। जहाँ पर अभिता, परिता, समया, निक्सा दिख जाए तो वहाँ पर होता है कौन सी विभक्ति? वहाँ पर होता है द्वितीय विभक्ति। पादेन खज्जा, यानी पैर से लंगड़ा, तो यहाँ पर होगा तृतीय विभक्ति, यानी शरीर में कोई विकार हो, कोई कमी हो। रामेण शाह, जहाँ पर शाह शब्द दिख जाए वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो ऐसा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।